सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो के श्रोताओं को विनोद का नमस्कार। कहानियों का कारवां कार्यक्रम में आज सुनिए उषा किरण खान की कहानी काई। चारों ओर बेताब शांति फैली है। इस बाहरी गोल दलान में ऊंची कुर्सी पर बैठी मैं गेहूं की पीली डंठल का बना पंखा झल रही हूँ। वैसे यहाँ शहर के मुकाबले गर्मी कुछ कम है, तथापि मैं सह नहीं पा रही हूँ। लगातार बिजली, पंखे और एयर कंडीशनर में रहते रहते आदत जो बिगड़ गई है। अंदर हवेली में मेरी भौजाइयां नाश्ते चाय के प्रबंध में जुटी होंगी। आज दलान पर शांति है। मुझे ये अच्छा लगता है। ऐसे में सोचा जा सकता है, फैली बड़ी बड़ी आंखों से प्राकृतिक सौंदर्य पिया जा सकता है। घर के सामने बड़ा सा खलिहान है और खलिहान के विस्तार के पार छोटी सी कोसी नदी है। हाँ, इन दिनों कोसी छिड़काए दुर्बल ऐंठी हुई रस्सी सी दिखती है। इसे देखकर कोई ये सोच भी नहीं पाता कि मई के अंत होते होते ये फोम की तरह पसरी बालुका राशि पर न केवल चादर की तरह फैल जाएगी, बल्कि सहस्त्र मुख धारा होकर सागर रूप धर लेगी। नदी के पार का लहलाता खेत मेरे भाइयों का है। खेत क्या है, सोने का टुकड़ा है, ऐसा ही कहते हैं लोग। इसी पर भाइयों का परिवार निर्भर करता है। इसी पर इस गांव के चंद मजदूरों के परिवार आश्रित हैं, सुखी हैं अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी सीमाओं में। मैं पंखा झलते झलते देखती हूँ। इजोतिया अपना बोझा बांधकर खड़ी हो जाती है। घास काटने का हंसिया पीछे की ओर कमर में खोस लेती है और इधर उधर ताकने लगती है कि कोई सहारा देकर बोझा उठा दे सिर पर। कहीं कोई आता जाता नजर नहीं आता। आसपास जो है वे सब स्वयं तेजी से घास काटने में लगे हैं। काटना छोड़कर इसका बोझा उठाने क्यों आएंगे? मेरे मन में विचार आया, क्यों ना मैं ही चली जाऊं। किंतु मेरा अभिजात्य ऐसा करने से मुझे रोकता है। दलान से उतरकर खलिहान पार करना, खलिहान के विस्तार के पार छोटी सी कोसी नदी का घुटनों जल पार करना और मेड़ पर चलते हुए जाकर बोझा उठा सहारा देना अपने आप में मुझे हास्यास्पद लगा। तब तक कोई और आकर उठा देगा, मैं निरर्थक परेशान होऊंगी, यही सोचा। किंतु आज से 25 वर्ष पहले तक इजोतिया अव्वल तो अकेली घास काटने जाती ही नहीं थी। मैं भी उसके साथ भागी हुई जाती। किसी कारणवश छूट जाती और वो उसी प्रकार पूला बांधकर खड़ी जोहती होती, तो मैं सीधे दलान से कूदकर कुलाचे भरती हुई कोसी के पार होती। मेरा हाथ बोझे पर होता, बोझा इजोतिया के सिर पर होता। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं गांव के बड़े काश्तकार मालिक की बेटी थी और वो एक मजदूर की। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो गांव में रहकर खेत और हवेली का काम करती थी और मैं शहर में रहकर कॉलेज जाती थी। लेकिन अब फर्क पड़ता है। मेरे व्यक्तित्व पर अभिजात्य की गहरी काई जम चुकी है। जमते जमते काई पथरीली हो चुकी है। मैं मन में सोच चाहे जितना लूं, कृत्य वैसा नहीं कर सकती जैसा आज से 25-30 वर्ष पहले करती थी। माँ कहा करती थी कि मैं और इजोतिया एक ही दिन जन्मी थी। इजोतिया ने जब ढोढ़ाई के घर जन्म लिया तो सबको बड़ी खुशी हुई। गोरी चिट्ठी सुंदर सी बच्ची अंधेरे घर की इजोत मानी गई। कई अजन्मे शिशुओं की असफल जननी इजोतिया की माँ इसे जन्म देते ही चल बसी। खुशी दुख में बदल गई थी। इजोतिया को उसकी दादी ने ही कलेजे से लगाकर पाला था। मेरी माँ से गाय का दूध मांगकर ले जाती थी। माँ का बड़ा स्नेह था उस पर। मेरी देहरी लगकर ही वो एक दिन जवान हो गई थी। मेरी उतरन पहनकर ही उसने दिन काटा था। मेरी माँ उसे सदैव अपनी दूसरी बिटिया कहा करती थी। मैं तो मानती हूँ वही असली बिटिया थी। माँ की सारी सेवा उसी के जिम्मे छोड़ सब निश्चिंत हो गए थे। यहाँ तक कि अंतिम घड़ी में गंगा जल टपकाने भी मेरे भाई लोग तब आए जब उनकी आंखें पथरा गई थी और मैं तो श्राद्ध के बुलावे पर आई हूँ। हस्ब मामूल इजोतिया का विवाह 10 साल की कच्ची उम्र में ही हो गया था।
लेकिन माँ के ये कहने पर कि अभी बच्ची है, इसे कहाँ ससुराल बार बार भेजते हो। ढोढ़ाई ने यही रख रखा था। वो ढोढ़ाई के नाम मात्र की बेटी थी। उठना बैठना खाना पीना सोना तक मेरे ही घर पर होता था। मेरी लाख सहेलियां हों कॉलेज में, लेकिन अतरंग तो इजोतिया ही थी। हॉस्टल में जब मैं लड़कियों से उसकी चर्चा करती तो सब हंस पड़ती, मजाक भी उड़ाने से बाज नहीं आती। और इधर इजोतिया या तो माँ के पास बनी रहती या मेरी राह देखा करती। मेरी शादी में वो नाचती फिरी थी, मैं अंदर दुल्हन बनी बैठी थी और वो तितलियों की तरह उड़ उड़कर हवेली दलान से सूचनाएं ला लाकर मुझे गुदगुदाती रही थी। मुझे ये देखकर बड़ा संतोष हुआ कि मेरे पति भी उसे नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। मैं इसी सोच से उन दिनों उदास रहा करती थी। विवाह और गौने के बीच की अवधि को हमने मजे से जिया। हम दोनों सूरज ढलते ही खेत की ओर निकल जाती। कभी खेत में हरे भुट्टे तोड़कर भून लेती, कभी झूली मियाँ की बाड़ी से ककड़ी खरबूज चुरा कर खाती। इसी भाग दौड़ में एक दिन बबूल का कांटा मेरे पैर में चुभ गया था। अब तक उसकी कसक बाकी है। मेरे गौने के समय वो सिर पटक पटक कर लोट लोट कर रोती रही। मैं हैरान थी तब वो कैसे रहती थी जो अब इतनी हलकान हुई जाती है। पहला बच्चा होने के समय मैं मायके ही आई हुई थी। ये हमारे यहाँ का खास रिवाज था। रात को आई और सुबह ही माँ के साथ शहर चली गई, जहाँ डॉक्टर की सुविधा सुलभ थी। हड़बड़ी में इजोतिया को ना देख माँ से पूछा तो पता चला उसके भी बच्चा होने वाला है और वो ससुराल में है। मेरे पहले बच्चे के साथ ही उसका पहला बच्चा हुआ। इजोतिया, क्या खूब पीछा किया तुमने मेरा। बच्चा भी एक साथ ही पैदा किया। मैंने उसके सुंदर गोरे बच्चों को चूमते हुए कहा था, ये कैसे नहीं हो सकता बहनिया, मैं ससुराल भी तो तुम्हारे साथ ही बसने लगी। वो लजा गई थी। क्यों भाई, मेरे ससुराल जाते ही तुझे भी ससुराल की सुबुद्धि आ गई। चल अच्छा हुआ, मगर है ना अचरज की बात कि एक ही हफ्ते में बच्चों का जन्म हुआ हमारे। मैं यूं ही रो में कहे जा रही थी, मगर ये बच्चा तो तुम्हारे पाहुन का ही है। उस दिन की याद है मुझे जब गौने पर लेने 4 दिन पहले से ही आ गए थे। तू कपड़ों से थी और मैंने उसी दिन सिर धोया था। पीछे गिरी पलानी में मैं निगोड़ी सोई हुई थी। पाहुन रात को लघु शंका करने निकले थे, बत्ती जलाते हुए। मेरे ऊपर रोशनी पड़ गई होगी, वहीं उसने बाह पकड़ी थी। मैंने कहा, क्या फर्क पड़ता है मुझ में और तुझ में। तू कपड़ों से है और मैं नहाई हूँ। पाहुन को कैसे बरसूं, दामाद गांव के हैं ना, कैसे करूं। क्यों, तुझसे नहीं बतलाया था उसने। वो हैरान होकर मुझे देखने लगी। मैंने फंसे गले से कहा था, क्या ऐसा था जो कहते। तू ठीक ही तो कह रही है, मैं ना थी तू थी। तेरे पास से फारिग होके कोहबर में मुझसे ही तो लिपट कर सोया था ना। लेकिन ये लाल उसी का है, ये कैसे मान लिया तूने। लो सुनो, दिन चढ़ गए थे मेरे। तेरे जाते ही मेरा ससुर भी लिवाने आ गया था। मालकिन मुझे जाने नहीं देना चाहती थी। मैंने ही उन्हें कहा तो जाने दिया, पीछे झंझट ना हो जाता। बड़ी बड़ी काली आंखों से तिरछी देखती बतला रही थी। ये उसकी खास मोहक अदा थी। मेरी गोद में उसका बच्चा रोने लगा था, उसे उसकी गोद में दे दिया। वो बच्चों को छाती से लगाकर दूध पिलाने लगी थी। दूसरी हथेली से उसने अपने दूसरे स्तन को दबाया था कि दूध की धार निरर्थक बहकर बर्बाद ना हो। सोने का जोड़ा कटोरा मानो औंधा पड़ा हो, ऐसा सौंदर्य था उसका। एक दिन बिपिन ने कहा था, इजोतिया को तुम क्यों नहीं अपनी एक आध चोली दे देती हो, तुम्हारे नाप का ही तो आएगा। वो पहनना ही नहीं चाहती शैतान, कहती है बंधन सा लगता है। लेकिन तुम उसके नाप के बारे में कैसे कह सकते हो, क्या बात है। मैंने कृत्रिम क्रोध से कहा था, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल एक सी कद काठी है ना सो। वो झेप से गए थे। मेरे मन पर चोट लगी। विपिन ने मुझसे छुपाया क्यों, उसका विश्वास मैं जीत ना सकी। दुख हुआ। वहीं इजोतिया के बहनापे पर, उसकी निश्चलता पर प्यार आया। मैंने गौर से उसके अनावृत वक्ष की ओर देखा। कितना सुंदर है, हाय। सोच रही थी मानो ऊर्ध्वमुखी सोन लहरें एक से ऊपर एक चढ़ती जाती हूँ, मानो युग्म कबूतर सटे बैठे हों। मैं बच्चों के चेहरे में विपिन का अक्स ढूंढने लगी, पर ऐसा कुछ न लगा। वो मात्र मुखी था। विपिन की नौकरी दूसरे प्रांत में लगी थी।
वो ऊपर ही ऊपर चढ़े जा रहे थे। मैं अपने छोटे से घर संसार में अधिकाधिक लिप्त हो गई थी। कई वर्षों के बाद अपने भाई के विवाह के मौके पर आई थी गांव। इजोतिया भी आई थी। उसके 5 बच्चे हो गए थे। हम अधिक समय तक उसका दुख ही बतियाते रहे। क्यों ना तुम अपने बड़े बच्चों को मेरे साथ कर देती हो, मैं उसे वहां पढ़ा लिखा भी दूंगी और घर के काम में मेरी थोड़ी बहुत सहायता भी कर देगा। यहाँ तो हाथ में हरवाही पैना थाम कर अपने बाप की तरह बर्बाद हो जाएगा। मैंने जाते समय उससे कहा, आपने मेरा भार हल्का कर दिया, ले जाइए इसे। आजीजी से कहा था उसने। मैं उसके बेटे को लेकर शहर आ गई। उसने जल्दी ही सब कुछ सीख लिया। दोपहर के खाली समय में मैं उसे पढ़ाने लगी थी। लिखना पढ़ना भी सीख गया था, लेकिन मेरे बदमिजाज बेटे ने उसे रहने नहीं दिया। वो उससे वही रिश्ता रखता था जो एक अफसर पुत्र नौकर के साथ रखता है। मैं ये नहीं सह सकती थी। विपिन भी बेटे का ही पक्ष लेते थे। मेरी जुबान से बार बार वो भेद फिसलने को होता जो बरसों से संभाल रखा था। मुझे लगने लगा मैं अधिक दिनों तक ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर भी मेरा सुविधाजीवी मन भय से भर गया कि कहीं ये चिंगारी बनकर मेरे छोटे से सुखी संसार को राख ही ना बना डाले। मैंने ये कहकर उसे गांव लौटा दिया कि वो पढ़े लिखे और बालिग होकर मेरे पास आए, तब मैं कहीं अच्छी अस्थायी नौकरी का प्रबंध भी कर दूंगी। गांव की ओर बहुत कम आना हो पाता है। इससे कुछ दिन पहले भतीजों के जनेऊ पर गांव आई थी। रास्ते भर इजोतिया के विषय में सोचती आई थी। आते ही देखा वो काम में जुटी है। तो सब छोड़कर आ, घड़ी भर मेरे पास बैठ। मैंने उसका हाथ पकड़कर बैठाया पास। देख नहीं रही है बहुएं कैसी आई हैं? कम से कम छिटपुटिया काम भी नहीं करेंगी। माँ चीख चीख कर हलकान हो जाएगी। जनेऊ के बाद ठहरेगी ना तू, तब बैठकर बातें करेंगे हम। सारे घर का भार उठाए फिर रही थी ज्योतिया। मुझे कुछ करने नहीं देती। माँ दिन पर दिन आश्रित होती जा रही थी उस पर। विपिन थोड़ी देर के लिए अंदर आ पाते, पर इजोतिया की ओर देखने की उन्हें फुर्सत कहाँ थी। भाभियों से घिरे होते, इकलौते नंदोई थे ना। इजोतिया भी काम की जल्दी में एकाध फिक्रा कस के चल देती। जनेऊ की रस्म समाप्त हुई। विपिन जाना चाहा था, मैं कुछ दिन रहना चाहती थी। वे अकेले ही चले गए। बहुत दिन बाद इजोतिया के साथ कुछ दिन रहने का मौका मिला था। गर्मी की छुट्टियां थी, सो बच्चे भी रह गए थे। अब कोई शैतानी तो नहीं कर सकती थी, पर हाँ, खेत खलिहान घूम फिर लेती। कास के झुरमुट से पास बैठकर घंटों बतियाती। इधर गांव की अन्य हवेली वाली महिलाएं मुझसे मिलने आकर लौट जाती। तभी पता चला था इजोतिया का पाहुन और बेटा दोनों सुदूर मोरंग धन कमाने गए थे। माँ के कहने पर पाहुन ने इजोतिया का गोहिया ढुढ़ाई के पास गीत पर ही बांध दिया था। क्या करूं बहनिया, बच्चा जनती जनती खखरी हो गई। गरीब की जिंदगी ठहरी, कितनों ने ऑपरेशन करवा लिया, छुट्टी पाई। उदास थी वो। सच क्या कुंदन सी काया थी इजोतिया की। इसे संभाल कर नहीं रख सका। मैं मन ही मन सोच उठी, अच्छा तो तू चल मेरे साथ, मैं ऑपरेशन करवा दूंगी। कैसे जाऊं? ये 6 बच्चे किस पर छोड़ूं? मैंने फिर कहने को तो कह दिया था, पर भीतर डर गई थी। मेरे बड़े लड़के को तो उसकी सूरत सुहाती नहीं थी। दबी जुबान से कई बार कह चुका था, क्या मम्मी आप भी उस लिच्चड़ आया के साथ लगी रहती हैं? बेटे वो मेरी खास सहेली है, मैं समझाती। खाक आपकी आयाएं सहेली हो गई? यूं तो मम्मी आप भी एक्सट्रीम पार कर जाती हैं। उसके बेटे को ले गई काम करने, सिर चढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। आपकी माँ समता के सिद्धांत का पालन करती है बेटे। विपिन भी मुस्कुराकर कह उठता और मेरी जुबान निगोड़ी मुंह के अंदर ऐंठने लगती। अब कि मैं माँ के श्राद्ध पर गांव आई हूँ। मैली कुचैली इजोतिया, सुखी सुखड़ी इजोतिया अब भी मेरे गांव का सारा काम कर अपने बछड़े के लिए नित्य सांझ ढलने से पहले एक बोझा घास लेकर आती है। उसका स्निग्ध सौंदर्य जाने कहाँ लुप्त हो गया है। सूखी चमड़ी झुलती है, स्वर्ण कटोरा स्तन सूखकर पसलियों में समा गया है। वो असमय वृद्धा सी हो गई है। शरीर में बाकी है उसकी बोलती आंखें, तिरछे देखने की अदा। बांध पर मजदूरी करता हुआ उसका पति एक दिन अपनी एक टांग मोटे लट्ठे के नीचे दबा बैठा। तब से वो अपाहिज बना घर में बैठा रहता है। गालियां सहती इजोतिया सब कुछ करती रहती है। मैं चाहकर भी उसके बड़े बेटे को नौकरी ना दिलवा सकी अब तक। अब तो उससे आंखें भी चुराने लगी।
उसकी तिरछी आंखों का भाव मुझे आहत कर जाता है। माँ जब तक थी पत्र देती रहती थी, विजोतिया के बेटे के लिए कुछ करना रंभा, पाहुन से कहकर कहीं ठिकाना लगवा देना। मैंने कई बार विपिन से कहा, उसने सिगरेट के धुएं के साथ उड़ा दिया। जब जब ऐसा हुआ मैं डरती रही, कहीं मेरे होंठों से वो भेद फिसल ना जाए, कहीं वो चिंगारी बनकर। देख रही हूं किसी ने उसका बोझा उठा लिया है। वो चमकती हुई चली आ रही है। कुछ ही मिनटों में बोझा पटकेगी और सीधी मेरे पास आएगी। कहेगी, अरे बहनिया, यहाँ अकेली बैठी हो, चलो चाय पीने सब बाट जो रहे हैं तुम्हारी। निर्लिप्त निर्विकार मेरी ही चिंता करती रहेगी और अभिजात्य की काई लगी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। गेहूं के डंठल से बना पंखा झलती हुई बैठी हूँ। विजोतिया अपने सिर पर घास का बोझ उठाए कनखी से मेरी ओर ताकती गुजर रही है। पीठ पीछे चमकता हुआ चौथ के चांद सरीखा हंसिया कमर में खोसे हुए। उसकी तेज धार भी मेरे व्यक्तित्व पर लगी पथरीली काई को नहीं काट सकती। तो श्रोताओं, ये थी उषा किरण खान की कहानी काई, जिसे आप सुन रहे थे सहकार रेडियो के साप्ताहिक कार्यक्रम कहानियों का कारवां में। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। दीजिए अनुमति अपने दोस्त विनोद को। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।